स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द मौर्यन एम्पायर चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मौर्यन एम्पायर, कि मौर्यन जो एम्पायर है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, सोर्सेस क्या हैं। तो मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मौर्यन रूल आर एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट्स मतलब डिग्री वगैरह या फिर कोई सोवरेन, सोवरेन यानी कि कोई सुप्रीम क्या करे, कुछ इशू करे, है ना, अपनी तरफ से कोई ऐलान करे। तो वो जो ऐलान लिखा हुआ है इसके ऊपर ये तो 14 रॉक एडिक्ट हैं, 7 पिलर एडिक्ट हैं और माइनर छोटे छोटे पत्थरों पे माइनर रॉक एडिक्ट भी हैं। इसके अलावा जो सांची स्तूपा है भोपाल से 45 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में, नंदागढ़ पिलर है। इसके अलावा किताब जो इंडिका मेगास्थीन के द्वारा है, अर्थशास्त्र जो किताब कौटिल्य ने लिखी, और विशाखा दत्तास की जो मुद्राक्षसा है। ये सब क्या है, स्रोत हैं, सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, किसके बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानकारी यहां से मिलती है। हु रोट अर्थशास्त्र, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। अच्छा, किसने लिखी है अर्थशास्त्र, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसको लिखा है किसने, चाणक्य ने, जिसको विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। और क्या इंपॉर्टेंस है कि इट कंटेन्स 6000 श्लोकास डिवाइडेड इनटू 15 सेक्शन एंड 180 सब्जेक्ट। इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। 6000 श्लोक हैं जो 15 भाग में विभाजित है और 180 सब्जेक्ट हैं। और ये रिमार्केबल है, किसके लिए है भाई, पॉलिटिकल क्लूज के लिए, यानी कोई राजनीतिक क्लू वगैरह चाहिए तो उसके लिए किताब है। कूटनीति वगैरह के बारे में बताता है और एडमिनिस्ट्रेशन सिद्धांत, शासन वगैरह कैसे चलता है, उन सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं। यही इसका इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकास एडिक्ट, जो अशोका के एडिक्ट है उनका क्या इंपॉर्टेंट है। एडिक्ट हमने ऑलरेडी आपको बताया है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, नहीं तो लास्ट में भी आपको एडिक्ट देखने को मिलेगा। ये जो एडिक्ट हैं, एडिक्ट तो वैसे मैंने बता ही दिया कि जो अनाउंसमेंट है सुप्रीम के द्वारा, सॉवरीन के द्वारा जो इन्फोर्स हो रहा है लॉ वगैरह कोई, तो वो जो लिखवाया जा रहा है ना, तो वो जो है किसी इंस्क्राइब करवाया जा रहा है किसी पत्थर वगैरह पे, तो इंस्क्रिप्शन हो गया, वो तो शिलालेख हो गया, तो वो जो ऐलान वगैरह है, जो अनाउंसमेंट है, तो वो कहलाता है एडिक्ट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस ये है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इतिहास पता चलता है मौर्यन डायनेस्टी का, मौर्यन इतिहास, तो ये सबसे ओल्डेस्ट है एंड द बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड प्रिसाइजली डेटेड एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि ये सबसे पुराने हैं और बेहतरीन अच्छी तरह से संभाल के रखे हुए हैं और तारीख के अकॉर्डिंग है, तारीख पे ही इससे पता चलती है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है एडिक्ट्स का। हु रोट द इंडिका, इंडिका किसने लिखी है, तो मेगास्थीन ने लिखी है। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या कुछ है, तो जो कुछ वो अपने समय में यहां रह के देखा और सुना वो सब इसने लिखा है। इंडिका किसने लिखी, तो मेगास्थीन ने किताब लिखी है नेम्ड इंडिका। इट कंटेन्स हिज इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब होता है छाप, उसकी छाप को दिखाता है ये किताब। व्हाट ही हर्ड एंड सॉ ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उनके कोर्ट में एज अ अम्बेसडर, दूत की तरह ये भेजा गया था अलेक्जेंडर के द्वारा। तो उस टाइम में जो है कि ये जो कुछ इसने देखा और जो कुछ इसने सुना वो सब इसने अपनी किताब में लिखा। मेगास्थीन्स ओरिजिनल बुक इंडिका has been lost but its fragment is still survive in the writing of later Greek authors। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेगास्थीन की जो ओरिजिनल इंडिका है, जो किताब है, वो खो चुकी है, लेकिन जो इसके कुछ हिस्से हैं, कुछ टुकड़े हैं, वो बाद के जो ग्रीक ऑथर्स हैं, लेखक हैं, जैसे कि स्टारबो हैं, एरियन है, डायोड्रस है, प्लूटार्क है और जस्टिन, इनकी किताबों में उसके कुछ हिस्से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो, स्तूपा क्या होता है, व्हाट इज अ स्तूपा, नेम वन स्तूपा बिल्ट बाय अशोका। तो स्तूपा जो है सेमी स्फेरिकल सॉलिड डोम स्ट्रक्चर है। सेमी स्फेरिकल दिख रहा होगा, ये आधा गोल सेमी स्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो बना हुआ है अनबर्न्ट ब्रिक्स एंड स्टोन, यानी कच्ची ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है। सांची स्तूपा वाज मेड बाय अशोका अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी। 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास
अशोका ने इस स्तूपा को बनवाया है। हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से मौर्यन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया? तो चंद्रगुप्ता's एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल एंड कांधार इन द नॉर्थ वेस्ट टू मैसूर इन द साउथ। तो चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य है वो फैला हुआ है काबुल कांधार जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में मैसूर तक, कहां तक? साउथ में। एंड फ्रॉम सौराष्ट्र इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट। पश्चिम में कहां से? सौराष्ट्र से बंगाल जो कि पूरब में है वहां तक। और विद कॉपरेशन ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य का साथ पाकर, या फिर जिनको चाणक्य कहा जाता है, he became successful to conquer over Nandas and annexed Magadha and made Patliputra his capital in 321 BC। क्या किया इन्होंने? इन्होंने कौटिल्य की मदद से ये एक जो है कामयाब कॉन्क्वेरर बने, यानी कि इन्होंने विजय प्राप्त की नंदास के ऊपर और कब्जा किया मगध को और अपना कैपिटल बनाया पाटलिपुत्रा यानी पटना को 321 बीसी में। फर्दर आफ्टर रेगुलर फाइटिंग, लगातार लड़ाई के बाद अगेंस्ट ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के साथ जंग होती रही। ही ऑक्युपाइड पंजाब इन 322 BC। अगेन इन 306 BC he defeated Seleucus and occupied काबुल, कंधार, हेरात एंड बलूचिस्तान। ये सब इनको ट्रीटी में मिला था, ठीक है, ट्रीटी से इन्होंने इसको हरा के पाया और साथ ही सेलिकस ने अपनी बेटी हेलेन भी दी थी इनको शादी में, ठीक है। तो ही अगेन एक्सटेंडेड द एम्पायर टू द साउथ, और पश्चिम दिशा में फिर आगे ये इन्होंने अपना पूरा एम्पायर एक्सटेंड किया। What is the importance of Kalinga War in personal life of Ashoka? अशोका की खुद की निजी जिंदगी में क्या इस जंग का महत्व रहा? अशोका was deeply moved by the bloodshed and destruction of the Kalinga War। क्या कह रहा है कि अशोका को बहुत ज्यादा इससे जो है कि मूव, धक्का लगा, ये मूव हुआ, परिवर्तन आया इनके अंदर, ये जो डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही आई किसकी वजह से, और ये जो खून खराबा है कलिंगा वॉर का, इसकी वजह से। कह रहे कि 150,000 प्रिजनर्स, 1.5 लाख प्रिजनर थे, 1 लाख जो है कि उनको स्लेन कर दिया गया, मार दिया गया, और बहुत सारे इंजर्ड हुए। तो इसकी वजह से ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड ऑर्डर्ड फॉर बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग टू। और इसी जंग के बाद इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये बुद्धिज्म अपना लेते हैं और ये पूरी प्रथा से प्रतिबंध लगा देते हैं कि अब कोई भेरी घोषा यानी जंग नहीं होगी और न ही दिग्विजय के सारे डायरेक्शन में हमको जो है अपना एक्सटेंड करना है एम्पायर, कोई कॉन्क्वेस्ट वगैरह के लिए जंग नहीं होगी, ठीक है, और न ही कोई जानवर वगैरह मारे जाएंगे। और धम्मघोषा वाला जो है कि इन्होंने नीति अपनाया। What was the impact of Ashoka's embracing the policy of धम्मघोषा? embracing का मतलब होता है यहाँ पे गले लगाना। तो इन्होंने ये जो अपना लिया, गले लगा लिया किसको? धम्मघोषा नीति को। तो इससे क्या इम्पैक्ट यानी प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट ऑफ embracing the policy of धम्मघोषा were as following। देखो क्या क्या प्रभाव पड़ा वो सब यहाँ है। रिलीजियस यूनिटी यानी कि धार्मिक रूप से एकता ही। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स फॉलोड देयर एम्परर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अब जो लोग अलग अलग धर्म के थे, जो एक लोग से को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, अब अपने बादशाह की, अपने शासक की, अपने रूलर की जो धार्मिक सहनशीलता है उसको इन्होंने अपना लिया, यानी सब एक दूसरे को देखकर बर्दाश्त कर रहे हैं। मोरल वैल्यूज, पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ धम्मा स्टार्टेड लिविंग अ मोरल लाइफ। लोग नैतिक जीवन जीने लगे धम्मघोषा के अंडर में, इसको फॉलो करते हुए। एंड ऑफ क्राइम यानी कि जुर्म का बंद हो जाना। ये जो पॉलिसी है ऑफ अहिंसा डिड हैव अ ग्रेट मोरल इंपैक्ट ऑन पीपल। बहुत प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, नैतिक जिंदगी के ऊपर। थेफ्ट, क्राइम एंड अदर सच एक्टिविटीज ऑलमोस्ट केम टू एन एंड। अब यहाँ पे चोरी है, जुर्म है और ऐसी गतिविधियां क्या हुई, पूरी तरह से खत्म हो गई, ऑलमोस्ट, लगभग। पीपल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, लोगों का कल्याण हुआ। विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर हैविंग कम टू एन एंड, बंद हो गया ना भेरी घोषा और दिग्विजय की, भाई अब कहीं जंग वगैरह नहीं होगी, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं होना। तो अशोकास का जो धम्मा है उसने मदद की, हेल्प्ड ऑफिशियल टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर एंड पब्लिक वर्क स्कीम। अब ये जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, अब लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के लिए काम के बारे में सोच रहे हैं। दिस
रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प्ड पीपल टू लीड अ पीसफुल लाइफ, और जिसकी वजह से लोग लोग फले फूले और साथ ही साथ शांति से जिंदगी गुजारने लगे। नेम द टू टैक्सेस मेंशन्ड इन द एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोका के जो एडिक्ट हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अशोका द्वारा लिखवाए गए हैं, तो उससे कौन कौन से टैक्स आपको पता चलते हैं? तो दो काइंड ऑफ टैक्स यहाँ पे मेनली बाली है और भागा है। ये किसके ऊपर लगाए जाते थे? ये लगाया जाता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर 1/6 से 1/6 हिस्सा से 1/6 से टू 1/4 लगाया जाता था, और कैटल पे लगाया जाता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और पशुपालन पे। ये मेंशन्ड है किसमें? एडिक्ट्स में अशोका के। How did king keep himself abreast with whatever was happening in his kingdom? तो जो कुछ भी किंगडम में हो रहा है, तो वो कैसे अपने आप को बराबर रखता था, है ना? किसके? अपने खुद को वो बराबर रखता था, जो कुछ भी हो रहा है राज में उसमें। तो अशोका प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ फादर फिगर। कैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है? एक फादर फिगर की तरह, एक पिता के समान। ही स्पीक्स ऑफ हिज पीपल एज हिज चिल्ड्रन एंड डायरेक्ट देम टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर एंड टीचर। तो यहाँ पे अशोका क्या कह रहा है? वो दिशा निर्देश दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, अपने लोगों को बच्चा समझ रहा है, अपने बच्चों की तरह समझ रहा है, और उनको दिशा निर्देश दे रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना है ना? और टीचर्स का, द सुपीरियर्स ऑन द अदर हैंड वेर रिक्वायर्ड टू ट्रीट देयर इंफीरियर्स इंक्लूडिंग सर्वेंट, स्लेव एंड ऑल लिविंग क्रिएचर विथ काइंडनेस। और क्या कह रहा है? साथ ही साथ कह रहा है कि अपने से छोटे, चाहे वो क्या हो, नौकर हो या गुलाम हो या जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, जीव जंतु हैं, सबके साथ क्या करना है? काइंडनेस यानी करुणा वाला व्यवहार करना है, दया वाला। एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी असाइन टू ऑल पर्सन वाज दैट ऑफ ट्रुथफुलनेस, कि हर किसी को एक ड्यूटी दी गई थी, कैसे? सच्चाई की, है ना? कैसा रहना है? ट्रुथफुलनेस वाला व्यक्ति रहना है, ठीक है? ट्रुथफुलनेस, सच्चाई अपनाना है। नेम टू ऑफिशियल हु असिस्टेड द किंग एंड इन विच कैपेसिटी। दो अधिकारी बताने हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, है ना, अधिकारी, जो क्या कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं राजा को साथ हैं राजा के, उसके सहायता के लिए, एडवाइस करने के लिए। एट द सेंट्रल लेवल, केंद्र लेवल पे, द किंग वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद हुआ करता था केंद्र में, है ना, राजा के साथ, राजा को क्या करने के लिए? गाइड करने के लिए, सलाह देने के लिए। हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और मंत्री परिषद में भी जो मेन मंत्री होता था उसका नाम क्या है? उसको कहा गया है प्रधानमंत्री, जो मेन मंत्री है। ईच मिनिस्टर, हर एक जो मंत्री है, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मंत्रियों को दिया गया था, जैसे स्वास्थ्य मंत्री है, होते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री होते हैं, कल्याण मंत्री होते हैं, वैसे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडेड द चीफ पुजारी ऑफ द स्टेट कॉल्ड पुरोहित। अब जो मंत्री परिषद है, ये जो मंत्री परिषद है, इसमें जो राज्य का मेन पुजारी है, जिसको पुरोहित कहा जा रहा है, वो भी होता था। सेनापतिम होता था, हु एडवाइज द किंग ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू वॉर एंड पीस। जंग और शांति से रिलेटेड जो भी मामले होते थे, तो सेनापतिम क्या करता था? सलाह देता था। द हेड ट्रेजरर कॉल्ड सन्निधाता, जो मेन खजांची होता था, खजाने का मालिक होता, मालिक नहीं कह सकते उसको, देख रेख करता था, सन्निधाता वो भी होता था। और संहारता, द टैक्सेशन एक्सपर्ट, यानी कि जो कर के बारे में बताता था, कितना लगान कहाँ लगाना है, कितना नहीं, तो वो भी यहाँ होता था राजा के साथ। वॉट इज मीन्ट बाई अशोकास धम्मा। ये अशोका धम्मा क्या है? तो अशोका धम्मा was based on the unifying principle of all religion of the world। क्या कह रहा है? कि अशोका का धम्मा जो है, उसकी बुनियाद क्या है? एक करने वाले सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जो सारे बड़े बड़े धर्म को क्या करें? एक कर रहे हो, मीटिंग ग्राउंड हो, है ना, ऐसी चीजें जो सब में हो। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मोरल लॉ, एक नैतिक कानून, अ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एथिकल ऑर्डर, विच इज कॉमन मीटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल रिलीजन। जो क्या है? कॉमन मीटिंग ग्राउंड है सारे रिलीजन का, यानी कि सारे धर्म को अपनाना चाहिए इसको, है ना, और सारे धर्म में ये चीजें हैं। गिव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अशोकास धम्मा। तो बुनियादी सिद्धांत क्या है? देखो, सब में, सारे धर्मों में ये चीजें मिलेंगी। क्या चीज? टू रिस्पेक्ट एल्डर एंड लव यंग वन, अपने से बड़ों का आदर करो, अपने छोटों से प्यार करो,
अहिंसा का मार्ग अपनाओ, गुड डेड्स अच्छे कर्म करो, और बाकी सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करो, और बेसलेस रिचुअल्स जिनका कोई सच्चाई से वो नहीं है, ताल्लुक नहीं है, ऐसे कर्म कांडों से क्या करना है, दूर रहना है ना, इनको त्याग देना है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ धम्मा ऑन अशोकास पॉलिसीज? अब ये जो धम्मा इन्होंने अपनाया, तो इसकी जो धम्मा की वजह से क्या फर्क पड़ा इनकी नीतियों के ऊपर अशोका के? तो एडवांटेज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ धम्मा वेयर एज फॉलोज। फायदा ही हुआ, क्या फायदा हुआ? रिलीजियस यूनिटी एंड टॉलरेंस, धार्मिक रूप से सब एक हुए, और साथ ही साथ अब लोगों के अंदर सहनशीलता आई। एप्लीकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज इन लाइफ, लोग अपनी जिंदगी में भी जो है नैतिकता का पालन करने लगे। एंड ऑफ क्राइम, जुर्म बंद हुआ। पब्लिक वेलफेयर थ्रू एंड ऑफ वॉर्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, लोगों का कल्याण होने लगा। कैसे? क्योंकि जंग वाली जो नीति थी, भेरी घोषा और दिग्विजय वाली, वो बंद हो गई, और डेवलपमेंट पॉलिसीज यानी कि विकास वाली नीतियां अपनाई गई। फर्दर अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की बारी है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में कह रहा है पहला कि विथ रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां जहां से हमको जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में, एक्सप्लेन ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का आपको इंपॉर्टेंस बताना है। सबसे पहला है अर्थशास्त्र, फिर इंडिका, फिर सांची स्तूपा, इन सब का बताइए बारी बारी से। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। Of all the literary sources on the history of the Mauryas, the most important source is the Arthashastra written by Kautilya, also known as Vishnugupta and Chanakya. क्या कह रहा है कि जितने भी लिटरेरी यानी साहित्यिक सोर्स हैं, किताबें लिखी गई हैं जो इतिहास बताती हैं मौर्यास का, इसमें से सबसे मेन किताब कौन है? अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, और कौटिल्य को यहाँ पे विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र कंटेन्स 6000 श्लोकास एंड इज डिवाइडेड इनटू 15 सेक्शन एंड 180 सब्जेक्ट। कितने श्लोक है इसमें? 6000, और ये 15 भाग में विभाजित है, डिवाइडेड है, और 180 सब्जेक्ट हैं कुल। और ये लिखी हुई है किसमें? रिटन इन संस्कृत। दिस सब्जेक्ट डील विथ पॉलिटिक्स, रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर पॉलिटिकल टॉपिक्स। क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर राजनीति के बारे में है, कूटनीति के सिद्धांत हैं, नियम हैं, और सिद्धांत है किसके? शासन के, प्रिंसिपल वगैरह हैं। और ये जो किताब है, दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1909 में इस किताब की खोज हुई है। अब इसके बाद है इंडिका। तो जो मेगास्थीन है, मेगास्थीन क्या था? एम्बेसडर था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। wrote a book named Indica which contains his impression of what he heard and saw during his stay in India. जब वो हिंदुस्तान के अंदर था तो जो कुछ उसने देखा, यहाँ पे मौर्यन टाइम में ही था, तो मौर्यन टाइम में जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना, वो सारी चीजें इसने इस किताब में लिख दी। Megastheene original Indica has been lost, but its fragment is still survive in the writing of the later Greek authors. क्या है? मेगास्थीन की ओरिजिनल किताब तो खो चुकी, लेकिन उस किताब के कुछ हिस्से, उस किताब की कुछ बातें बाद के लेखकों की किताबों में मिलेंगी, जैसे स्टारबो की किताब में, एरियन की, डायड्रस की, प्लूटार्क की, और जस्टिन की किताबों में मिलेंगी। फिर इसके बाद देखते हैं सांची स्तूपा के बारे में। तो ये जो सांची स्तूपा है, ये वॉज बिल्ट अराउंड 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया बाय अशोका एट सांची। और सांची कहाँ है? अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, नहीं, आई थिंक 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल होना चाहिए। दो जगह पे ऐसा अलग अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि किताब में मेंशन है 45 किलोमीटर, तो मे भी देख लेना यहाँ पे 45 किलोमीटर या फिर 60, यहाँ पे सांची होगा, सांची में थी कि देख लेना तुम, फ्रॉम भोपाल इन मध्य प्रदेश। इट्स डायमेंशन आर 36.58 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर में कितना है? ये तो दिख रहा है डायमीटर में, ये 36.58 मीटर है, एंड 16.46 मीटर इन हाइट। कितना है? 16 मीटर की हाइट है। द पिलर्स ऑफ द रेलिंग आर 2.784 मीटर हाई, और ये रेलिंग के पिलर कितने हैं? 2.784 मीटर हाई हैं रेलिंग के पिलर, ये रेलिंग के। ड्यूरिंग द संगा पीरियड द वुडन रेलिंग वेयर रिप्लेस्ड बाय स्टोन रेलिंग, और जो लकड़ी के रेलिंग लगे हुए थे, उन लकड़ी के रेलिंग्स को क्या किया गया है? वो संगा पीरियड में
लकड़ी के रेलिंग हटा दिए गए हैं और पत्थरों की रेलिंग लगाई गई है और 4 दरवाजे हैं, 4 गेटवेज इन 4 डायरेक्शन, चारों दिशाओं से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। दे हैव कार्व्ड पैनल्स डिपिक्टिंग इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड सम टेल्स जातका स्टोरीज। तो इन्होंने क्या किया है, नक्काशी की है, उसके ऊपर पैनल्स बनाए हैं और जो घटनाएं हैं बुद्धा की जिंदगी के और कुछ जातक कथाएं वो भी इसके ऊपर मेंशन की गई हैं। चलो सेकंड आ गया आपका, विथ रेफरेंस टू मौर्यन एम्पायर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो मौर्यन साम्राज्य है इसके अकॉर्डिंग आपको सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ चंद्रगुप्ता एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से एस्टैब्लिश किया मौर्यन एम्पायर को। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कलिंगा वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, आपको बताना है कलिंगा वॉर के बारे में और उसके कंसिक्वेंसेस, परिणाम के बारे में भी। नेम 4 important ways in which Buddhism spread under the royal patronage during the Mauryan times, और यहाँ पे आपको ये भी बताना है 4 इंपॉर्टेंट तरीके कि जिससे कि बुद्धिज्म जो है फैला किसके अंडर में, रॉयल पैट्रोनेज यानी कि शाही संरक्षण के अंडर में मौर्यन टाइम में। तो यहाँ पे ये है कि देखो सबसे पहला है कि चंद्रगुप्त एंड चाणक्य both together became successful to uproot नंदास from मगधा। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों साथ आए और दोनों कामयाब हुए, उन्होंने उखाड़ फेंका, अपरूट करना, उखाड़ फेंकना नंदास को मगधा से, एंड thus took revenge for their dishonor by नंदास। नंदास ने क्या किया था, गलत किया था इनके साथ, कौटिल्य के साथ भी गलत किया था और सेवा से भी हटा दिया गया था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अंडर द परफेक्ट गाइडेंस ऑफ चाणक्य Chandragupta was successful to defeat Alexander and Seleucus and conquered northwestern part of India। तो गाइडेंस मिला, किसका गाइडेंस मिला, चाणक्य का गाइडेंस मिला। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के गाइडेंस के अंडर में डिफीट किया, हराया अलेक्जेंडर को और सेलेकस को और कब्जा किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हिंदुस्तान का। इसके अलावा इस बड़े से रिल्म के अलावा जो गंगा बेसिन पे है बंगाल तक, उन्होंने अपना और भी जो है एक्सटेंड किया एम्पायर, कहां तक, साउथ तक, मैसूर तक, है ना। ठीक है, तो जो ये जो बड़ा सा क्षेत्र है गंगा बेसिन के साथ का, तो उसके अलावा जो है साउथ में भी इन्होंने क्या किया, अपना फैलाया। कलिंगा वॉर के बारे में क्या है, तो कलिंगा वॉर हुआ था कब, 261 बीसी में, रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 1 लाख वॉरियर्स, 1 लाख लड़ाके इसमें मर गए थे, साथ ही 1.5 लाख प्रिजनर एंड मेनी मोर इंजर्ड, और 1.5 लाख जो है जो प्रिजनर्स है, कैदी थे, और बहुत सारे जो है कि घायल हुए थे। ऑल दिस चेंज्ड अशोकास पर्सनल लाइफ, और इससे अशोका की जो पर्सनल निजी जिंदगी है वो बदल गई थी। ही स्टॉप्ड हंटिंग एंड ईटिंग मीट एंड अबैंडन्ड लग्जरियस लाइफ, छोड़ दिया शिकार करना, मीट का खाना और ऐशो आराम की जिंदगी भी छोड़ दी। ही डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म एंड स्टेट रिलीजन, कि राज्य का रिलीजन बुद्धिज्म है। प्रिजनर ऑफ वॉर वेयर मेड कल्टिवेटर हु एडेड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द एम्पायर, जो भी कैदी थे उनको लगा दिया गया खेती बाड़ी में, और जिसकी वजह से आर्थिक रूप से फलने फूलने लगा पूरा का पूरा साम्राज्य। लेकिन जो मिलिट्री है, मिलिट्री इफिशिएंसी वाज डिक्रीज्ड, क्यों, क्योंकि अब मिलिट्री के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि जंग वाली जो नीति थी वो खत्म हो चुकी थी। अब किस तरह से बुद्धिज्म फैला, तो इंपॉर्टेंट वेज टू स्प्रेड बुद्धिज्म अंडर द रॉयल पैट्रोनेज वेयर एज फॉलोज। शाही संरक्षण मिला, शाही संरक्षण मतलब राजा महाराजा क्या कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, अपनी शरण में रख रहे हैं। अशोका प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड, अशोका वो चीजें खुद अपनी निजी जिंदगी में प्रैक्टिस करता था जिसका वो दूसरों को ज्ञान देता था। तो ही गेव अप द रॉयल हंट एंड ऑल्सो स्टॉप्ड द किलिंग ऑफ लिविंग क्रिएचर फॉर द डेलिकेसीज ऑफ द रॉयल किचन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने शाही शिकार बंद कर दिया और जानवरों को मारना, लिविंग क्रिएचर्स को डेलिकेसीज के लिए, यानी कि अलग अलग व्यंजन के लिए, शाही किचन में अलग अलग जो व्यंजन बनता था उसके लिए। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड मेड डोनेशन टू ब्राह्मण एंड एसेटिक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट। जो साधु संत महात्मा हैं अलग अलग धर्मों के, उसको इन्होंने क्या किया, डोनेशन दिया, ब्राह्मण वगैरह को भी, और
एक नीति अपनाई रिलीजियस टॉलरेंस की, रिलीजियस यानी धार्मिक सहनशीलता की, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफिसर हैं स्टेट के, राज्य के जो अधिकारी हैं, वे रिक्वायर्ड टू टेल पीपल अबाउट देयर ड्यूटीज, कि वो क्या करें, लोगों को उनके कर्म के बारे में बताएं कि भाई आपका क्या कर्तव्य है ना, ड्यूटी क्या है। अशोका क्रिएटेड ए स्पेशल क्लास ऑफ ऑफिसर कॉल्ड धम्मा महामात्रास, एक अलग अधिकारियों का एक जो है इन्होंने क्लास बनाया खास तौर पे, जिनको कहा गया धम्मा महामात्रास, who were charged with the duty of enforcing the moral code and looking after the welfare of the people, जिनको इंचार्ज बनाया गया है ना, जो कि चार्ज थे किसके लिए, ड्यूटी ऑफ इन्फोर्सिंग द मोरल कोड, जो नैतिक कोड है वो लोगों की जिंदगियों में आए और लोगों का ख्याल रखा जाए, उनके कल्याण के बारे में सोचा जाए। देखो इतना बहुत था, है ना, इतना इस तरह से फैला। तो 4 वेज लिखा था, तो चौथा ये भी देख लो, लेकिन जितना चाहो उसमें रिड्यूस अपने से कर लेना। ये एक जनरल पैटर्न मैंने दिया है, आप क्या कर सकते हो, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो अशोका एडिक्ट आर मेनली रिलीजियस इन कैरेक्टर, धार्मिक है, जितने भी एडिक्ट हैं सब कैसे हैं, धार्मिक। दे रिक्वायर पीपल टू कल्टिवेट प्योरिटी ऑफ लाइफ, इससे क्या करें, इसको देखें लोग, पढ़े, इसको पढ़ के, इसको समझ के लोग क्या करें, अपने जीवन में जो है कि प्योरिटी लाएं। टू बी टॉलरेंट, सहनशीलता लाएं। टू अदर रिलीजियस फेथ, दूसरे धार्मिक जो फेथ हैं लोगों के, जो बिलीफ्स हैं उसके लिए सहनशीलता लाएं। टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग और इंजरिंग एनिमल एंड टू बी चैरिटेबल टू और, अपने आप को रोकें, है ना, एब्सटेन करें फ्रॉम किलिंग एनिमल, किसी भी जानवर को मारना नहीं है ना, उसको नुकसान पहुंचाना है, और हर किसी के साथ चैरिटेबल रहें, दान दक्षिणा करें। रॉयल मिशनरीज यानी शाही धर्म प्रचारक वेयर सेंट टू ऑल फ्रंटियर, सारे सरहदों पे अलग अलग देशों में साम्राज्य के भेजे गए। टू श्रीलंका, इवन अपनी बेटी और अपने बेटे को इन्होंने भेजा था। इवन सीरिया भेजा, और दूसरों को इजिप्ट भेजा, और मैकेडोनिया भेजा फॉर प्रोपगेशन ऑफ धम्मा एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, धम्मा और बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने बेटे बेटी को श्रीलंका भेजा था, और बाकी धर्म प्रचारकों को अलग अलग देश भेजा था। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, सवालों के जवाब देना है। कि वाइस चंद्रगुप्त मौर्य रिगार्डेड एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है कि मेन आर्किटेक्ट, मतलब जो बनाने वाला है व्यवस्था को, है ना, शासन व्यवस्था को बनाने वाला मेन कारीगर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। क्यों कहा गया है, इसके अलावा ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मौर्यन रूल, आपको बताना है विशेषता सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से नागरिक शासन और सैनिक शासन वाली जो व्यवस्था है मौर्यन एम्पायर के अंडर में, उसके बारे में बताना है। और इसके अलावा व्हाट इज मीन्ड बाय द पैन इंडियन कैरेक्टर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हर एक चीज। क्यों कहा गया इनको भाई कि आर्किटेक्ट है, इन द टाइम ऑफ नंदास द एम्पायर वाज अनडिसिप्लिन ड्यू टू द फॉल्टी कैरेक्टर ऑफ नंदा किंग, नंदा किंग का जो कैरेक्टर था, चरित्र था, वो बेकार था, खराब था, तो इसीलिए अनुशासित, एक अनुशासन होता है, तो यहाँ पे कह रहा अनडिसिप्लिन्ड, अनुशासन बिल्कुल भी नहीं था, अनुशासनहीन था नंदा का जो पूरा एम्पायर है। ही इंसल्टेड चाणक्य टू, और उसने न कि सिर्फ सेवा से निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य को नंदाज ने, बल्कि बेइज्जती की थी किसके, चाणक्य की भी। तो सो चाणक्य प्रॉमिस टू डिस्ट्रॉय नंदाज एंड प्रिपेयर्ड चंद्रगुप्त फॉर अ सक्सेसफुल रूलर, तो क्या किया उसने, वादा किया, किससे वादा किया, नंदास से, चाणक्य ने, कि क्या करेंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और वो चंद्रगुप्त को उन्होंने जो है कि एक कामयाब शासक बनने में पूरी तरह से मदद की, प्रिपेयर किया अंडर हिज शार्प गाइडेंस, तेज तरार गाइडेंस के अंडर में। Thus Chandragupta became the basic founder of the Mauryan Empire, extending to a larger part of India with the administrative capital at Patliputra। तो इस तरीके से चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है बुनियादी जो है फाउंडर जो है बने किसके, मौर्यन एम्पायर के, और अपना जो है पूरा फैलाया राजपाट हिंदुस्तान के बड़े हिस्से तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी कि शासन करने वाला जो राजधानी बनाई वो पटलिपुत्रा को बनाई। अब इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड वाला आंसर है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट,
विद गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि जो नागरिक शासन था उसमें क्या था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बांट दिया गया था। यानी एक केंद्र सरकार रहेगी और राज्य सरकार रहेगी, प्रोविंशियल यानी प्रांतीय सरकार। और यहाँ पे क्या रहेंगे, गवर्नर रहेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद रहेगा। Chandragupta maintained a huge army consisting of infantry, cavalry and elephant and chariots। तो यहाँ पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मेंटेन करते थे, एक बड़ी सी उनके पास आर्मी थी जिसमें पैदल सेना थी, घुड़सवार थे, हाथी थे और रथ वगैरह थे। चलो पैन इंडियन कैरेक्टर से क्या समझते हैं। पैन इंडियन कैरेक्टर का मतलब यह है कि पूरे देश में फैला हुआ था जो मौर्यन साम्राज्य है। पैन इंडियन कैरेक्टर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अखिल भारतीय वाला जो छाप है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसका मतलब यह है कि जो मौर्यन शासन था कि रूलिंग रीजन ऑफ मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड टू अ वास्ट एरिया ऑफ इंडिया, बड़े हिस्से तक हिंदुस्तान के फैला हुआ था। नॉर्थ वेस्टर्न जो है उत्तर दक्षिण पार्ट से लेकर बंगाल तक और साउथ में मैसूर तक जो है कि ये पूरा साम्राज्य मौर्यन एम्पायर का फैला हुआ था। इसी को कहा जा रहा है पैन इंडियन कैरेक्टर। अब यहाँ पे कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द मौर्यन रूल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो प्रांतीय सरकार जो थी मौर्यन रूल के अंडर में, इन सवालों के जवाब देने हैं। नेम द डिफरेंट प्रोविंसेस एंड देयर कैपिटल इनटू इनटू विच द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड, जिसमें कि आपका जो मौर्यन एम्पायर है वो अलग अलग डिवाइडेड था और उसकी राजधानी भी बतानी है। और हाउ वाज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रन, और किस तरह से जो प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है प्रांत का, स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलती थी। एंड व्हाट चेंजेस वेर ब्रॉट अबाउट इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अशोका राइन, और क्या बदलाव लाए गए थे अशोका ने अपने शासन के टाइम में, क्या बदलाव लाए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जब अशोका का रूल आया, अशोका की बारी आई, तो उसने क्या क्या बदलाव किए। सबसे पहला है प्रोविंस और कैपिटल देखते हैं, तो मगधा का पाटलिपुत्रा है। गांधार जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है उसका तक्षशिला है। अवंती जो पूर्वी प्रांत है उसका उज्जैन है। साउदर्न दक्षिणी प्रांत का स्वरांगिरी है। और कलिंगा का तो तोसाली है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका प्रोविंस और कैपिटल। अब इसके बाद दूसरा आंसर देखते हैं, सेकंड पार्ट। हेड जो होता था प्रोविंस का वो कॉल्ड कुमार और आर्यपुत्र। क्या कहा जाता था, जो प्रांत का जो मेन मुखिया होता था, मेन हेड, वो कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। हु वेयर असिस्टेड बाय द गवर्नर, गवर्नर यानी कि महामात्राज होते थे जो उसके साथ सहायक होते थे। बिसाइड्स दिस प्रदेशिका यानी कि जो टैक्स कलेक्टर है, राजुका यानी राजस्व अधिकारी, एंड युक्ता जो खजांची होता था, वेयर अदर हेल्पर, तो ये दूसरे हेल्पर हुआ करते थे। अब इसके बाद क्या चेंजेस लाए थे अशोका ने, तो अशोका ने ऐड किया था नया फिफ्थ प्रोविंस कलिंगा इन द एग्जिस्टिंग फोर प्रोविंस। चार पहले से प्रांत थे मौर्यन डायनेस्टी में, तो पांचवा जो है जीता था इसने कलिंगा, और कलिंगा को जो है पांचवा प्रांत बनाया विद तोसाली एज इट्स कैपिटल, तोसाली का उसको कैपिटल बनाया। तो तोसाली कैपिटल है किसका, कलिंगा का। अशोका ने सिंप्लीफाई किया यानी आसान किया, मेनी रैगरस का मतलब होता है कठिन प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि शासन में थे कठिन चीजें थी उसको आसान किया, सिंप्लीफाई किया। रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड क्रॉप कलेक्शन, तो टैक्सेशन पॉलिसी और क्रॉप कलेक्शन में भी इसने क्या किया, चेंजेस लाए। इसके अलावा आप फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि विथ रेफरेंस टू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन शासन जैसे चलता था, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो शॉर्ट नोट आपको लिखना है किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर। ये राजस्व व्यवस्था है, ये आपका जिला स्तर पे जो शासन है, और ये केंद्र स्तर पे जो शासन है उस पे। तो चलो देखते हैं कि जो मौर्यन गवर्नमेंट है वह सेंट्रलाइज्ड पूरी तरह से कैसे थी, केंद्र प्रशासित, यानी राजा सुप्रीम होता था, उसी का फैसला मेन होता था। द किंग हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस हिम, क्या कर रहे हैं, ये मंत्री होते थे राजा के पास
और वो क्या करते थे, इसको सलाह देते थे। दे वेर स्मॉल इन नंबर, कम होते थे, बट वेरी इन्फ्लुएंशियल एट टाइम्स, लेकिन समय पड़ने पे बहुत प्रभाव उनका पड़ता था। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुड एक्ट एज अ चेक ऑन द किंग्स पावर, ये क्या करते थे, जो मंत्री परिषद था वो क्या था, एक तरह से चेक था किसके ऊपर, किंग्स पावर के ऊपर, राजा की शक्तियां भाई कितनी है ना, तो उसके ऊपर क्रॉस चेक था ये। द किंग वॉज एडवाइज्ड बाय मिनिस्टर, तो राजा को एडवाइस कौन करता था, मंत्री करते थे। इन टास्क ऑफ चूजिंग गवर्नर, की किस तरह से महामात्राज यानी गवर्नर को चूज करना है। जनरल ऑफ द आर्मी कैसे चूज होगी, ट्रेजर ऑफ द स्टेट, चीफ मजिस्ट्रेट और दूसरे बड़े बड़े अधिकारियों को जो चूज करने का फैसला है, तो वो राजा के साथ साथ कौन कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मदद कर रहा है उसमें। द किंग वॉज द सुप्रीम ऑथोरिटी एंड हिज थ्रोन वॉज हेरिडिटरी, राजा जो है वही कौन है, मेन सुप्रीम, सबसे मेन एपेक्स बॉडी है, और उसकी जो राजगद्दी है वंश वाली है, यानी एक के बाद एक उसके बाल बच्चे ही राजा बनेंगे। द डिस्ट्रिक्ट और जनपदास वेर एडमिनिस्ट्रेटेड बाई प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर के शासन की बात कर रहा है, तो जिला स्तर पे या जनपद को कह रहा है वो शासित किया जाता था किसके द्वारा, प्रदेशिका, राजुका और युक्ता के द्वारा। यानी कि एक खजांची है तुम्हारा, और एक तुम्हारा राजस्व विभाग वाला है, और तुम्हारा एक प्रदेशिका है ना, ठीक है। तीनों क्या क्या है अभी हम लोगों ने देखा ना इसके पहले, है ना, एक आपका टैक्स कलेक्टर है, रेवेन्यू ऑफिसर है राजस्व वाला, और दूसरा टैक्स कलेक्टर और एक ट्रेजरर है, ठीक है, और कुछ दूसरे होंगे। तो चलो आगे देखते हैं थर्ड वाला। तो जो रेवेन्यू शेयर है ना, राजस्व की बात कर रहा है, रेवेन्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब थर्ड वाला है पार्ट। द रेवेन्यू शेयर्ड 1/6 to 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, कितना देना पड़ता था कर के रूप में, 1/4 या 1/6 देना पड़ता था। भाग, ये एक तरह का टैक्स था जो कि किसके ऊपर था, लिवाइड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, है ना, खेती बाड़ी के ऊपर, एंड द कैटल के ऊपर लगता था, पशुपालन और कृषि के ऊपर एक ही टैक्स था, वो था भागा। और बाली जो था ये एक रिलीजियस ट्रिब्यूट था, यानी कि धार्मिक सम्मान था। टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम मेनी शॉप प्रोफेशनल फॉरेस्ट एंड माइंस वेर अप्लाइड फॉर फैसिलिटीज ऑफ रोड्स, इरिगेशन, हॉस्पिटल एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि जो भी टैक्स वगैरह अलग अलग दुकान से, अलग अलग लोगों के प्रोफेशन से मिल रहा है, जंगलों से मिल रहा है, खादान से मिल रहा है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था बनाने में, सड़कें बनाने में, पानी सिंचाई के लिए, अस्पतालों के लिए और दूसरे जो खर्चे होते थे राज्य के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। चलो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टडी द अशोकन एडिक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये अशोका का एडिक्ट है, इसको पढ़ो और सवालों के जवाब दो। तो व्हाट इज एन एडिक्ट, पहला सवाल तो यही कि ये होता क्या है, वेयर आर दिस एडिक्ट इंस्क्राइब्ड, और इस एडिक्ट को कहाँ इंस्क्राइब किया गया है, यानी कहाँ लिखा गया है ना। एन एडिक्ट इज अ डिक्री इशूड बाय अ सोवरेन, है ना, क्या है एडिक्ट, क्या होता है, डिक्री होती है, ऑर्डर होती है, जो किसके द्वारा इशू किया जाता है, इशू जारी किया जाता है सोवरिन के द्वारा, राजा के द्वारा, शासक के द्वारा। जो एडिक्ट है अशोका के फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, मौर्यन इतिहास के बारे में सटीक जानकारी मिलती है इससे। दीज एडिक्ट आर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर थ्रू आउट द कंट्री एंड इंक्लूड 14 मेजर रॉक एडिक्ट, 7 पिलर एडिक्ट एंड अ नंबर ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट। क्या कहा जा रहा है कि ये जो एडिक्ट्स हैं, ये जो डिक्रीज हैं, ये किसके ऊपर लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं पत्थरों के ऊपर, और बड़े बड़े पत्थर के साथ साथ स्तंभों के ऊपर, खंभों के ऊपर, पूरे देश के अंदर 14 बड़े बड़े पत्थर के एडिक्ट हैं और 7 स्तंभ हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे पत्थर पे भी ये है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो क्या इंपॉर्टेंस है एडिक्ट का कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह। तो ये जो एडिक्ट्स हैं प्रोवाइड ए यूजफुल इंसाइट इनटू द लाइफ एंड आइडियल्स ऑफ अशोका इन पार्टिकुलर एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्याज इन जनरल।
ये जो एडिक्ट है वो बताते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। इनसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, कि कैसा जीवन था और कैसे आदर्श थे अशोका के, पार्टिकुलरली इस एडिक्ट से पता चलता है। साथ ही साथ आमतौर पे, जनरल तौर पे इतिहास भी पता चलता है मौर्यंस का। एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोका एडिक्ट गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम वन ऑफ हिज एडिक्ट। अब इसका महत्व बताना है एक एग्जाम्पल लेते हुए। कैसे? तो देखो, जो एडिक्ट हैं ऑफ अशोका फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। मौर्यन इतिहास का सबसे जो है कि इंपॉर्टेंट सोर्स है। दे आर द ओल्डेस्ट, सबसे पुराने हैं। बेस्ट प्रिजर्व्ड, अच्छे से रखे हुए, संरक्षित करके। प्रिसाइजली डेटेड, तारीख है इसके ऊपर। रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया, ये सब जो है क्या है? रिकॉर्ड्स हैं जो कि रखे हुए हैं यहाँ हिंदुस्तान में हैं। दीज एडिक्ट आर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर थ्रू आउट द कंट्री एंड इंक्लूड 14 मेजर रॉक एडिक्ट, 7 पिलर एडिक्ट एंड अ नंबर ऑफ माइनर एडिक्ट। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इम्पॉर्टेंस में तुम यही लिख सकते हो कि भाई ये इतिहास बताते हैं और अच्छी तरह से डेटेड वगैरह है इस तरीके से, ठीक है। ये चाहो तो इसको तुम छोड़ सकते हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पे एडिक्ट का बोल रहा है ना, तो ये नहीं, एग्जाम्पल तो वो दूसरा है, वो जो उसमें लिखा था कि भाई जानवरों को नहीं मारना है, आज से ऐलान होता है, ये तो वो अलग है। तो इसको चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, बस यहाँ तक भी काफ़ी है, ठीक है, ये ऊपर तक, इसको छोड़ देना। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा दिस द इंस्क्रिप्शन ऑन दिस एडिक्ट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ एंड आइडियल ऑफ अशोका इन पर्टिकुलर एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मौर्याज इन जनरल। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये जो शिलालेख है ना, एडिक्ट्स वगैरह हैं लिखे हुए पत्थरों पे, तो ये जिंदगी के बारे में बताते हैं और उसके आदर्श के बारे में बताते हैं अशोका के पार्टिकुलरली, और मौर्यन इतिहास भी पता चलता है। तो इसको भी चाहो तो तुम छोड़ देना। रॉक एडिक्ट 1 इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडिक्ट विच स्टेट अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। देखो ये चीज मैं ढूंढ रहा था कि रॉक एडिक्ट 1 जो है वो क्या है, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिक्ट है जो बताता है किसके बारे में? प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल के बारे में। तो इस आंसर को तुम छोटा कर लेना, ठीक है। क्या महत्व है ना। और साथ ही साथ एक एग्जांपल दे दूं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल तुमने दे दिया। 7th वाला है कि स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, सांची स्तूपा की पिक्चर मिलेगी और उसके सवालों के जवाब देने हैं। नेम द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर वेयर इट इज लोकेटेड। कहाँ पर है, कौन सा पिक्चर है, क्या नाम है उस स्ट्रक्चर का, ढांचे का। नेम द डायनेस्टी एंड द किंग हु बिल्ट इन विच सेंचुरी इट वाज बिल्ट, कि किस राजा ने इसको कब बनवाया, किस डायनेस्टी के राजा ने कब बनवाया, कौन से राजा ने। अब मेंशन एनी टू आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो कारीगरी है, तो कारीगरी की जो है कुछ विशेषता बताइए आर्किटेक्ट की इस ढांचे में, वो बताना है आपको। चलो 1 बाय 1, ये रहा फोटो जो कि सांची स्तूपा है, और ये 45 किलोमीटर है कहाँ से? भोपाल से, है ना, फ्रॉम भोपाल। और भोपाल कहाँ लाई करता है? भोपाल जो है मध्य प्रदेश में लाई करता है। फिर इसके बाद बनवाया कौन? तो ग्रेट स्तूपा एट सांची नियर विदिशा in Madhya Pradesh is believed to have been originally built in the 3rd century BC by Ashoka, यानी मौर्यन डायनेस्टी में बना है और अशोका ने बनवाया है। कब बनवाया है? 3rd सेंचुरी बीसी में बनवाया है मध्य प्रदेश में। टू एनश्राइन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा, ताकि क्या किया जा सके? एनश्राइन किया जा सके, जो अवशेष हैं बुद्धा के उसको रखा गया है कैस्केट के अंदर। लेटर इज वाज इनलार्ज ड्यूरिंग द संगा पीरियड, संगा पीरियड में इसको बड़ा किया गया, और जो लकड़ी की रेलिंग्स थी उसको भी हटा के लोहे की रेलिंग लगाई गई थी। द स्तूपा, स्तूपा के बारे में आप कुछ कारीगरी के नमूने जो हैं वो बताने हैं। स्तूपा कैसा है? तो स्तूपा जो है सेमी स्फेरिकल है, सॉलिड डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक एंड स्टोन, यानी कि ये कच्ची ईंटों का और पत्थरों का बना हुआ है। द बुद्धिस्ट स्तूपा हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस, खासियत है इसमें। इट रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ बुद्धा कंटेनिंग हिज रिलिक्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक बॉडी किसका? बुद्धा का। और इसमें कुछ अवशेष हैं जैसे कि जुल्फे हैं, दांत हैं और
हड्डियां हैं। एक कैस्केट है, कैस्केट किसको बोल रहा है? शव पेटिका। जैसे कि हाँ मुस्लिम्स भी लेके जाते हैं कंधे पे, तो एक बॉक्स में लेके जाते हैं लाश को, वैसे ही जो है क्रिश्चियंस भी लेके जाते हैं तो ताबूत में लेके जाते हैं। तो वैसे ही कैस्केट है यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का, उसके अंदर ये रिलिक्स यानी कि अवशेष जो है रखे हुए हैं। और ये कहाँ पे है? ये बेस में है डोम के, ये जो गुंबद है ना इसके नींव में ये रखा हुआ है। तो आई होप कि आपने वीडियो देख ली होगी एक्सप्लेनेशन वाली। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिए चैप्टर का, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए। एंड यहाँ पे हम किसी तरह का भी शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट के बाद आपको कहीं ना कहीं से लगेगा कि कुछ जानकारी छूटी हुई है। और इवन आप जब पूरा चैप्टर आप एक बार पढ़ लोगे तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी ऐसा आपसे छूटा हुआ है। तो प्लीज शॉर्टकट पे मत जाइए और पूरी की पूरी किताब पढ़िए, सारी जानकारी रखिए, क्योंकि अब कंपटीशन का जमाना है ना? अब सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।